अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा नियाज़ी और अपने नए व्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे। सबसे पहले जनाब हम बात करेंगे न्यूयॉर्क के मेयरशिप के इलेक्शंस की। वहाँ पे न्यूयॉर्क में इलेक्शंस हो रहे हैं। ज़ुहरान ममदानी जो कि मुस्लिम कैंडिडेट हैं, वो उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो न्यूयॉर्क के मेयर बन जाएँ। वो दुनिया में आप बल्कि ये कह लें कि वो दूसरे मुस्लिम मेयर होंगे और अमेरिका का ये पहला मुस्लिम मेयर होगा। सादिक खान इससे पहले लंदन के मुस्लिम मेयर थे। नई तारीख एक रकम होने जा रही है। अब तक के जनाब 43% के साथ ज़ुहरान ममदानी लीड कर रहे हैं और उनके मुकाबले में जो साबिक गवर्नर हैं कोमो, वो 33% पर दूसरे नंबर पर हैं। इस सब फिगर से और इस नंबर से तो यही लगता है कि कल जो इलेक्शन होने जा रहा है ट्यूसडे को, तो उसमें ज़ुहरान ममदानी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मेयर इलेक्ट हो जाएं। और जबकि ट्रम्प साहब तो उन्हें कम्युनिस्ट कह चुके हैं और ये भी साथ में उन्होंने कहा कि अगर न्यूयॉर्क के लोगों ने उनको मेयर सेलेक्ट किया तो फिर वो न्यूयॉर्क के फंड्स रोक देंगे। जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें तो बराक ओबामा ने ज़ुहरान ममदानी की हमायत कर दी गई हुई है जनाब उन्होंने। और साथ में ज़ुहरान ममदानी ने इस्लाम के ख़िलाफ़ जितने भी बयान थे या बयानिए था, उनको उन्होंने सियासी तासुब करार दिया है। नौजवानों की तरफ से उनको बहुत सपोर्ट है। सब यंगस्टर्स न्यूयॉर्क के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी कैंपेन बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग वे में वो अपनी कैंपेन रन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो आम लोगों में वहाँ न्यूयॉर्क में टैक्सी ड्राइवर, आम बंदा जो वहाँ का है, वो उनके साथ मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। दैट्स व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट कि द न्यूयॉर्क नीड्स अ मेयर जो कि उनको नज़र भी आए, वो उनको देख भी सके, उनके मसाइल भी सुन सके। और बड़े इंटरेस्टिंगली उसने कहा कि इवन दे कैन येल ऑन हिम, कि वो अगर गुस्सा भी निकालना चाहे, दैट मेयर शुड बी प्रेजेंट। तो ये एक कनेक्टिविटी होती है किसी भी और ये बड़ी कामयाबी होती है अगर ये कनेक्शन डेवलप हो जाए किसी भी सियासतदान और उसकी आवाम में। तो ये एक कनेक्शन है एंड वो लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। नौजवानों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है उनको जनाब। 90% वॉलंटियर्स उनकी ये मुहिम चला रहे हैं। तो उससे अंदाज़ा लगाएंगे कितने ज़्यादा वो मकबूल हैं इस टाइम पे न्यूयॉर्क में। कल इलेक्शन है तो अगर ये जीत गया तो ये अमेरिका में एक नई तारीख नो डाउट की रकम होगी। दुनिया का दूसरा मुस्लिम मेयर होगा किसी भी बड़े शहर का। तो कल का बड़ा हिस्टोरिकल दिन है। जितने भी इलेक्शंस हुए उससे पहले भी जिस सतह पर, तो उसमें भी हमने देखा कि ज़ुहरान ममदानी जीते और अब ये कल होपफुली जीत जाएंगे और न्यूयॉर्क के मेयर बन जाएंगे। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जनाब। उसके अलावा हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो FBI ने जनाब अरबपति टैक्स चोर कार्रवाई शुरू कर दी हुई है। उन्होंने जो भी लग्जरी कार्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, महंगी गाड़ियाँ, गैर मुल्की दौरे और सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें FBI ने अब जो नेक्स्ट मुहिम स्टार्ट किया वो उन्होंने ट्रेस करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे जनाब जो लोग अपनी लग्जरी गाड़ियों की, ब्रांडेड कपड़ों की, कीमती घड़ियों की और कीमती अपने लिबास की और अपने कीमती लाइफस्टाइल की वो जो भी वो शो ऑफ करते हैं, FBI ने अब उन वीडियो से उनकी सोशल मीडिया पे जो लाइफस्टाइल वो दिखाते हैं और जो एक्टिव हैं उनको देखकर उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दी है कि जनाब वो देखते हैं अच्छा ये उनका लाइफस्टाइल है, तो फिर वो देखते हैं कि जनाब ये टैक्स कितना देता है। तो अगर वो टैक्स कम देता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस्लामाबाद की एक मशहूर मॉडल हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। उन्होंने 5 साल में 13 गैर मुल्की दौरे किए हैं। कीमती कपड़े, ज्वेलरी और सालाना ये सब चीज़ें वो फ्लोट करती हैं। वो सोशल मीडिया पे उनको दिखाती हैं, शो ऑफ करती हैं। लेकिन जब उनकी सालाना आमदन देखी गई तो उनकी कोई 35 से 55 लाख थी। उसी तरह एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी के CEO हैं, उनके पास जनाब कोई पौने 3 अरब की 30 जदीद गाड़ियाँ हैं, जायदाद भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब उनका टैक्स रिकॉर्ड देखा गया तो वो बहुत ज़्यादा कम टैक्स दे रहे हैं। और लाहौर के एक और
ट्रैवल व्लॉगर हैं, उसने 5 सालों में 25 से ज़्यादा गैर मुल्की दौरे किए हैं, लेकिन आमदन वो जनाब शो करते हैं 4 लाख से 37 लाख उन्होंने अपने गोशवारों में आमदन ज़ाहिर की हुई है। तो इन सब लोगों के जिनका मैंने आपको मेंशन किया है, इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर देखकर एफबीआर ने कार्रवाई की है, उनके खिलाफ एक्शन लिया है। इसी तरह एफबीआर ने मज़ीद सोशल मीडिया पर लोगों का पीछा किया है और सोशल मीडिया पर उनकी लग्जरी लाइफ़स्टाइल को देखकर कार्रवाई की है। और फिर जब उनका टेक्स्ट रिकॉर्ड देखा जाता है, तो अगर वो टेक्स्ट रिकॉर्ड उनके स्टाइल के अकॉर्डिंगली नहीं है, जिस तरह की वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो उनके पास है, तो उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, तो फिर उनके खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है। तो आई वुड से कि सोशल मीडिया पर अपनी जायदाद, अपने कीमती घड़ियाँ, अपने कीमती ड्रेसेस का शो ऑफ करने से पहले मेक श्योर कि आपने टैक्स पूरा दिया हुआ है, अदरवाइज़ एफबीआर के हाथों बचना अब नामुमकिन है। तो जनाब ये हो रहा है। और उसी तरह एक और इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान में, उसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगी। वैसे तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाला मुल्क कहा जाता है। चैरिटी करने में पाकिस्तान इज़ कंसिडर्ड टू बी अमंग 7 टॉप कंट्रीज़ दुनिया की, जिसमें ये चैरिटी करता है। यानी 7 ऐसे दुनिया के ममालिक जिनमें पाकिस्तान का नाम आता है पहले 7 ममालिक में, जो कि सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं। लेकिन इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चैरिटी देने वाले मुल्क की हालत देखें कि कराची में एक हस्पताल में हमने देखा कि अखराजात की अदायगी ना करने पर माँ ने अपना न्यूली बॉर्न बच्चा बेच दिया। यानी आप अंदाज़ा करें कि एक माँ हॉस्पिटल जाती है, ट्रीटमेंट लेती है, उसका बच्चा होता है न्यूली बॉर्न, और लेकिन वो चूँकि उन अपने ट्रीटमेंट के अखराजात नहीं दे सकती, तो उससे ऑफ़र की जाती है कि अगर तुम अपने अखराजात नहीं दे सकती तो अपना बच्चा हमें बेच दो। और वो मजबूर माँ अपना बच्चा एक नर्स को बेच देती है, वो नर्स उससे ख़रीदती है, फिर नर्स ने आगे वो बच्चा बेच दिया। और अब मलीर की पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और उस नर्स को भी पकड़ लिया है और अस्पताल को भी पुलिस ने सील कर दिया और बच्चा माँ के हवाले कर दिया गया है। शहर कायद में ये वाक़या जनाब पेश आया है। मेमन गोट में एक निजी अस्पताल है ये। अगर मैं इसकी डिटेल्स आपको बताऊं तो डॉक्टर ज़हरा और शम्मा बलोच खातून हैं जिन्होंने वो बच्चा मासूम बच्चे को पंजाब में फ़रोख्त कर दिया था और फिर मलीर पुलिस ने इस मासूम बच्चे को बाजियाब कराया और बच्चा माँ के हवाले करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। यानी ये सिर्फ एक छोटी सी मिसाल है जो हमारे पाकिस्तान में इस तरह की बेहिसी आप कह लें, आप सख्त दिली कह लें, आप मतलब मुझे लगता है कि इंसानियत तो रह ही नहीं गई ना शायद हम लोगों में। तो कैसी अजीब-व-गरीब बात है कि एक माँ हस्पताल के वाजिबात अदा ना कर सके, तो उस माँ से ये डिमांड की जाती है कि अगर तुम पैसे नहीं दे सकती, अगर तुम ये वाजिबात अदा नहीं कर सकती तो अपना बच्चा बेच दो। तो उस अंदाज़ा लगाएँ उस माँ की मजबूरी कि वो कैसे अपना एक बच्चा, जो कि न्यूली बॉर्न बच्चा है, वो अपना बच्चा बेच देती है। और जिन लोगों का काम लोगों को शफ़ा देना है, लोगों को सेहत देना है, लोगों का ख़्याल रखना है, वो ही डिमांड कर रहे हैं कि अपना बच्चा हमें बेच दो, और वही ख़रीद रहे हैं और कि वो पैसे नहीं दे सकती तो ये कह दिया कि जी बच्चा बेच दो। जनाब ये हालात हैं पाकिस्तान के। लेकिन गुड थिंग इज़ कि बच्चा बाज़ेयाब करा लिया गया हुआ है और माँ के हवाले कर दिया गया हुआ है। क्रेडिट गोज़ टू मलीर पुलिस कि उन्होंने हॉस्पिटल को भी सील कर दिया है। गज़ा की बात करें तो जनाब गज़ा में इसराइल ने अपनी अब जाहिरियत पे वो कायम और दायम है। नो डाउट कि उससे पहले गज़ा अमन मुआहिदा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इसराइल ने जनाब 55 खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है वो गज़ा अमन मुआहिदे के हवाले से। और आज इस्तांबुल में गज़ा की सिचुएशन पर 8 अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का राब्ता इजलास हो रहा है और पाकिस्तान की जानिब से इसहाक डार साहब नुमाइंदगी करेंगे। गज़ा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद की फ़रहमी, आज़ाद रियासत का कायम होना और ऐसी फ़लस्तीनी रियासत का बनना जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस शरीफ हो। तो जनाब इस सब के हवाले से आज बड़ा अहम इजलास हो रहा है। लेट्स सी कि क्या निकलता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसराइल को तो लगाम डालना शायद नामुमकिन है। शायद ये अमेरिका के बस की बात भी नहीं है कि, और ना ही डोनाल्ड ट्रंप साहब के बस की बात है कि वो नेतन्याहू साहब को कंट्रोल कर सकें। और बट लेट्स सी कि
اب یہ 8 ارب ممالک کے جو وزراء خارجہ کے جو رابطہ اجلاس ہو رہا ہے، لیٹس سی وٹ اٹ کمز آؤٹ ٹو بی، کیا اس میں سے نکلتا ہے. اور چونکہ استنبول کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی بتاتی جاؤں کہ پاک افغان مذاکرات بھی جو ہے نا وہ استنبول پہ 6 نومبر کو ہوں گے استنبول میں. یہ ایک اگلا دور شروع ہوگا اوبویسلی. اس میں ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ معاہدہ پاک افغان میں آپس میں طے پایا تھا، جس میں ثالثی تھے قطر اور ترکیہ، انہوں نے رول ادا کیا تھا، اور سیز فائر کے بعد جنگ بندی یہ معاہدہ ہوا تھا. اور فی الحال دونوں ممالک کی جانب سے جنگ بندی ہے، لیکن جنگ بند بارڈر پر تو جنگ بندی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیان بازی جاری و ساری ہے، ایک دوسرے پہ بلیم گیم جاری ہے، اور ادھر سے بھی سخت بیانات آ رہے ہیں اور ادھر سے بھی سخت بیانات آ رہے ہیں. بٹ لیٹس سی، پاکستان نے تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے. دہشت گردی میں اور جو دہشت گردی وہاں سے افغانستان سے پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے، پاکستان میں در اندازی نہیں ہونی چاہیے. دیٹ از دا سول ایجنڈا. اور اس پہ پاکستان نے بڑے کلیئرٹی سے کہا تھا کہ افغانستان کی حکومت کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے، نہ صرف لینے کی ضرورت ہے، کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ود پروفس. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ جناب فتویٰ دیا جائے کہ یہ جو پاکستان کے خلاف جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، جو جس کو یہ سو کالڈ جہاد کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے پاکستان نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا تھا کہ فتویٰ دیا جائے ان کے ملک میں کہ یہ جہاد نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے، معصوم لوگوں کی جان لی جا رہی ہے، یہ دہشت گردی ہے. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہی ہے، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے جو یہ سارے اسٹرنگس پل کر رہا ہے. بھارت ہے. ڈائریکٹ تو پاکستان کے ساتھ وہ یہ جنگ نہیں جیت سکا، تو بھارت اپنے آپ کہہ لیں کہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے انڈائریکٹلی پراکسیز کے تھرو. کبھی بلوچستان میں بدامنی کرتا ہے، کبھی خیبر پختونخوا میں بدامنی کروا رہا ہے. تو یہ ایک اوبویسلی پاکستان کے لیے بڑی کرٹیکل سچویشن ہے، افغان بارڈر پر بھی اور ادھر سے پاک بھارت کی جانب سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھمکیوں پہ دھمکیاں آئی جا رہی ہیں، بار بار کہا جا رہا ہے، مشقیں بھی ہو رہی ہیں بارڈر کے قریب. اور ایکسپرٹس یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ دھمکیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے، کیپنگ ان مائنڈ دیٹ مینٹالٹی آف مودی، کہ وہ اس پہ جو وہ جنگی جنون سوار ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. خیر یہ ساری سچویشن تھی. پاکستان کی سیاست کی اگر ہم بات کریں جناب، تو معلوم نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی پراکسی ہے یا حکومت نے آگے یہ پراکسی کی ہے، یا خود ہی یہ کچھ چند لوگ ہیں جو آگے آئے ہیں، جن میں فواد چودھری ہیں، عمران اسماعیل ہیں، اسد عمر ہیں. یہ آج کل بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نا اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور پی ٹی آئی میں ذرا معاملات صحیح کرتے ہیں، سیاسی ڈائلاگ شروع ہونا چاہیے اور سیاسی ٹیمپریچر کو نیچے لایا جائے. تو اس حوالے سے یہ بڑے ایکٹیو ہیں. ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی یہ لوگ شاہ محمود قریشی صاحب کو ملنے بھی گئے ہاسپٹل، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا کیا جائے تاکہ وہ پی ٹی آئی کو لیڈ کر سکیں، اور پھر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی ایسے کوششیں کی جائیں. تو جناب ہو سکتا ہے ان کی نیت ٹھیک ہو، ان کے ارادے صاف ہوں، نیک نیتی سے کام کر رہے ہوں، لیکن ان کی کون مانے گا؟ آپ دیکھیں کہ فواد چودھری ہو گئے، عمران اسماعیل ہو گئے، اسد عمر ہو گئے، یہ سب تو مشکل وقت میں پی ٹی آئی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، بھاگ کر چلے گئے تھے. تو ہو از گوئنگ ٹو ٹرسٹ دیم؟ دوسری بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے ویسے بھی انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی صورت میں ان کو لیڈ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں لیڈ کرنا چاہتا ہوں، اور نہ میں اس ساری گیم کا، اس سارے پلان کا حصہ بننا چاہتا ہوں. تیسری بات یہ کہ پی ٹی آئی والے، میں نے پہلے بھی مینشن کیا کہ ویسے بھی ان پر اعتبار نہیں کریں گے. کون کرے گا ان پر اعتبار؟ فواد چودھری صاحب پہ کریں گے، عمران اسماعیل صاحب پہ کریں گے، اسد عمر صاحب پہ کریں گے. تو یہ پاسبل نہیں ہے، یہ کیونکہ یہ تو وہی لوگ تھے جو پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں. چوتھی بات جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ایفرٹ ہوگی، جو بھی یہ ایفرٹ کریں گے وہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک عمران خان صاحب کو اس پہ کانفیڈنس میں نہ لیا جائے، عمران خان صاحب خود اس کو انڈورس نہ کریں، اس کے پیچھے نہ کھڑے ہوں، تب تک ایسی کوئی بھی ایفرٹ کامیاب نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا یہ بس ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ٹی وی ٹاک شوز کے لیے ایک اچھا ٹاپک ہے ٹو ڈسکس. بیانات کی حد تک تو یہ کاوش ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ، لیکن
ये लोग कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये ऐसा होता हुआ या फ़ीज़िबल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वैसे भी दूसरी तरफ अगर पीटीआई वाले ना भी सुने तो हुकूमत ने कौन-सा उनकी सुन लेनी है, हुकूमत क्यों मानेगी उनकी ये बात, और ना सिर्फ हुकूमत बल्कि एस्टेब्लिशमेंट वो भी नहीं मानेगी। बट स्टिल उनकी कोशिशें जारी हैं, कुछ ना कुछ हलचल है, और फिर टीवी शोज़ को भी कोई ना कोई टॉपिक मिल ही जाता है डिस्कशन करने के लिए। जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा सूबा और वफाक में जो है वो मामलात काफ़ी बिगड़ते जा रहे हैं। मतलब जो जिस सर्द और जो रंजिशें जिससे इस सुहेल आफरीदी साहब की वजारत का आगाज़ हुआ था, वो वैसी की वैसी ही जारी हैं, और अब मज़ीद इख्तिलाफ़ात पैदा हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी एक अजीब काम पकड़ा हुआ है जनाब। शहबाज शरीफ साहब ऊपर से तो कहते हैं कि जी मैं सुहेल आफरीदी साहब के साथ बैठने को तैयार हूँ, आएँ बैठें, मुल्क की खातिर बैठें, बातचीत करें और मसाइल हल करें, जबकि नीचे सारे वज़ीर हम देखते हैं कि किस तरह से वो सुहेल आफरीदी साहब पर चढ़ाई कर रहे होते हैं। तो ये कैसा बेबस वज़ीर-ए-आज़म है, जो कि या तो मैं कहूँगी बेबस वज़ीर-ए-आज़म है, या फिर बहुत चालाक कनिंग वज़ीर-ए-आज़म है। क्योंकि अगर तो ये बेबस है, अगर तो ये वाक़ई बेबस है, तो फिर इसका मतलब है कि वो इतना बेबस है कि वो अपने नीचे जितने भी उसके वज़ीर हैं वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, उनको रोक नहीं सकता कि कहाँ वो एक मसालियत की बात कर रहे हैं, बातचीत की बात कर रहे हैं और मिलकर चलने की बात कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब, लेकिन उनके नीचे वज़ीर उनकी मान ही नहीं रहे, उनकी सुन ही नहीं रहे। मतलब एक तरफ वो मुलाकात नहीं करा सकते, दूसरी तरफ वो अपने वज़ीरों को चुप नहीं करा सकते। इसका मतलब है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब इतने कोई बेबस हैं, हेल्पलेस हैं, या फिर क्या उनकी कोई वैल्यू है। लेकिन अगर तो वो फिर चालाक है, अगर मैं दूसरी तरफ कहूँ कि अगर वो वाक़ई बहुत चालाक हैं कि वो ऊपर-ऊपर से तो सुलह की ऑफ़र कर रहे हैं और नीचे से वो बैड कॉप और गुड कॉप वाली पॉलिसी पे हैं कि जनाब वो वज़ीर-ए-आज़म साहब गुड कॉप प्ले करेंगे और नीचे उनके जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो सारे जनाब बैड कॉप करेंगे और बयानबाजी शुरू करेंगे। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक दो वीडियोस भी चलाई गई सुहेल आफरीदी की, और उस वीडियो से लिंक्ड अप ये किया कि जनाब ये वो वीडियोस हैं कि ये 9 मई में जिन्ना हाउस पर जो भी हमले हुए थे, उसमें सुहेल आफरीदी साहब मुलव्वस थे, जबकि ये फोर्स्ड वीडियोस हैं, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। 9 मई से इन वीडियोस का कोई ताल्लुक नहीं है। ये कोई और प्रोटेस्ट था जिसमें हमने देखा कि सुहेल आफरीदी मौजूद थे। अगर वो 9 मई में होते तो उन पर डेफ़िनेटली मुकदमा होता 9 मई के हवाले से। तो जनाब ये सिचुएशन है, और इस तरह की हरकतें करने से मेरा नहीं ख़्याल कि मामलात बेहतर होंगे, मुल्क के मामलात बेहतर होंगे। अगर आपका मुल्क इस वक़्त इतनी हसास कंडीशन में है, और स्पेशली वो जिस हसास सूबे के वज़ीर आला हैं, तो अगर आप हुकूमत इसी तरह के थर्ड क्लास हरकतें करती रहेगी, इसी तरह की थर्ड क्लास प्रोपेगेंडास करती रहेगी, तो मज़ीद नफ़रतें ही फैलेंगी, मज़ीद तक़सीम ही फैलेगी और कुछ नहीं होगा। और तो मज़ीद हम देख रहे हैं कि उसका नतीजा यही है कि खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में दूरियां बढ़ ही रही हैं, उनके इकट्ठे होने का चांस फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत की तो वैसे भी बड़ी ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरीके से हालात इतने ख़राब हो जाएँ खैबर पख्तूनख्वा में कि वहाँ गवर्नर राज लग जाए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिस एडवेंचर होगा अगर वो ये ख्वाहिश कर रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक तो चैलेंज हमारा भारत के साथ, तो वो एक कांस्टेंट थ्रेट है ही है, और वो इस तरह से है कि किसी भी वक्त अगर जिस तरह के नोटोरियस माइंड के मोदी साहब हैं, वो किसी भी वक्त वो कोई भी एडवेंचर कर सकते हैं, हम वहाँ पे एंगेज हैं। दूसरा हमारा बॉर्डर एक्टिव हुआ हुआ है अफ़गानिस्तान के साथ। वो वल्लाह आलम ऑब्वियसली आपको पता है कि किस तरह से भारत डॉलर्स दे रहा है। अभी 1 अरब डॉलर की पेशकश की है उन्होंने अफ़गानिस्तान को, और वॉर्स आर देयर इकोनॉमी। ये तो हमें पता है कि जो अफ़गानी हैं उनको अमन शन से कोई लेना देना नहीं है। अनटिल अनलेस उनको डॉलर्स मिलते रहेंगे तो वो ये सब करते रहेंगे। तो अब जब तक इंडिया उसको देता रहेगा तो वो इस तरह की शरारतें करता रहेगा। अब तो हमने देखा है कि किस तरह से इंडिया ने अफ़गानिस्तान में सफारत खाना भी खोल लिया है,
تو اس کو بھی وہ یوز کریں گے، تو ہمارے بہت سارے چیلنجز ہیں۔ پھر ہمارا اپنے معاشی چیلنجز اتنے زیادہ ہیں، کیونکہ جو معاشی اشاریے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، اتنے کوئی امید افزا نہیں ہے، اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ ہمیں پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی تھی، ابھی تک کوئی باہر سے انویسٹمنٹس نہیں آئیں، قرضے پہ قرضہ چڑھ رہا ہے، بس ایک یہی کامیابی ہے کہ آئی ایم ایف نے ہماری قسط منظور کر لی ہے۔ سو دس از ناٹ لانگ ٹرم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے، کوئی لانگ ٹرم پالیسی ہے۔ پھر تیسرا چوتھا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہے، اور اس طرح کے بیانات دے کر، اس طرح کی باتیں کر کے مزید آپ عدم استحکام ہی کریں گے، اور مزید چیزیں خراب ہوں گی اوبویسلی، جب اس حد تک آپس میں اختلافات بڑھ جائیں کہ آپ ایک دوسرے کی بات سننے کو بھی تیار نہ رہیں، ملک کی خاطر بیٹھنے کو بھی تیار نہ ہو، تو پھر تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ خیر، دس از ہاؤ اٹ از۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔